हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 1 पढ़ेंगे। और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 7 तक कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारे प्रश्नों उत्तर मज़े से देखो। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न जो है वो है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये अनुपात क्या होता है ना। तो अनुपात का मतलब होता है तुलना। जब हम दो राशियों, तीन राशियों, चार राशियों के बीच तुलना करते हैं कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन बराबर है, तो इस चीज़ को हम अनुपात से व्यक्त करते हैं। गणित के अंदर जब हमें राशियों यानी संख्या है ना, दो राशियों को, ठीक है, दो राशियों को, राशियाँ, अभी ये बताता हूँ राशियाँ क्या होती है। राशियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। इन राशियों की जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो उसे हम गणित में कैसे लिखते हैं? अनुपात में लिखते हैं। गणित में कैसे लिखते हैं? अनुपात में लिखते हैं, ठीक है। अब ये राशियाँ क्या होती है? तो राशियाँ आपके, देखो, इसको भी समझना जरूरी। एक तो आपके अगर रुपया है, पैसा है, ठीक है, तो ये क्या है? राशियाँ है। रुपया, रुपया, पैसा, ठीक है, डॉलर, ये सब क्या है? राशियाँ है। अच्छा, आपको पता है एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपए में कितने पैसे? 200 पैसे। 3 रुपए में 300 पैसे। 4 रुपए में 400 पैसे। यानी अगर मुझे रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे मेरे पास 5 रुपए है, इसको मुझे पैसे में बदलना है, तो क्या करना? 100 से गुणा कर देना, तो वो क्या बन जाएगा? 500 पैसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 500 पैसे बन जाएगा। लेकिन अब मान लो मुझे इस पैसे को रुपए में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा? तो इस पैसे को मान लो वापस मुझे 5 रुपए में बदलना है, तो क्या करूँगा? इस 100 का भाग दे दूंगा। जैसे 500 पैसा है, ठीक है, तो इसमें जब मैं 100 का भाग दूंगा तो उत्तर कितना आएगा? 5। इसको कैसे करते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे काट दो। 5/1 का मतलब कितना आया? 5 आया, है ना। तो जब किसी बड़ी राशि को, ये बड़ी राशि है, छोटी राशि में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, और जब छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल से और समझा देता हूँ ताकि ये प्रश्न करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब मान लो रुपए की जगह हमें किलोमीटर दे, यानी दूरी किससे मापते हैं? किलोमीटर से, मीटर से, सेंटीमीटर से, इन सबको, है ना, दूरी का मापक कहते हैं। अब बड़ी दूरी है तो उसको हम किससे मापेंगे? 1 किलोमीटर से मापेंगे। और 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? तो हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर? 2000 मीटर। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। 4 किलोमीटर में 4000 मीटर, है ना। अब वापस 1000 मीटर में कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो 2000 मीटर में 1000 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा करना, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देना, ठीक है। बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलना है तो 1000 का गुणा करना, और छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना है तो 1000 का भाग देना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मान लो 1 मीटर है मेरे पास। कितना है? 1 मीटर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो याद रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बात समझ में आई? अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो 100 का गुणा करना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 100 का भाग देना। बात समझ में आई? चलो, अब इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर के अंदर, ये भी ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होते हैं, जो आपकी स्केल में होता है ना। स्केल में देखना 1 0 से 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच ऐसी छोटी छोटी 10 लाइनें होगी। तो ये 10 लाइनें क्या है? मिलीमीटर की लाइनें हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार किलोग्राम ले लो। 1 किलोग्राम में, याद रखना, 1 किलोग्राम में, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं।
ये आप अपनी कॉपी में नोट कर दो, ये हमेशा काम आएगी आपकी, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एक दिन की बात करें, ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बात समझ में आई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, समझ गए। अब इतना सा आपको अगर याद हो जाएगा, इतना सा अगर आपको याद हो जाएगा तो ये अनुपात में कैसे बदलते हैं मैं आसानी से बता सकता हूँ। सबसे पहले अनुपात क्या होता है, दो राशियों के बीच तुलना करनी होती है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। इसे हम किस में लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं। अनुपात का निशान ये होता है, दो बिंदी का निशान क्या होता है, अनुपात का निशान होता है। गणित में जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग का निशान होता है, तो जब ये दो बिंदी हम लगाते हैं तो ये किसका निशान होता है, अनुपात का निशान होता है। तो हम पहला प्रश्न कर रहे हैं, हमें जो है पहले प्रश्न के अंदर 5 रुपये को 50 पैसे में बदलना है। तो इसको करना कैसे, देखो मैं ए है जो सॉल्व कर रहा हूँ, ए को सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे करना ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, रुपया दे रखा है और इधर पैसा दे रखा है, ठीक है। इधर कितना है, 5 रुपया है और इधर कितना है, 50 पैसा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात को हम कब बदल पाते हैं, जब दोनों राशि समान हो। यहाँ रुपया है तो यहाँ भी रुपया होना चाहिए, यहाँ पैसा है तो यहाँ भी पैसा होना चाहिए, तो हम अनुपात में इसको आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमेशा छोटी राशि में बदलने की कोशिश करता हूँ। तो 1 रुपये में बताओ कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस रुपये को पैसे में बदलूंगा, ठीक है। तो रुपये को पैसे में बदलने के लिए क्या करना, 100 का गुणा करना है ना। तो 5 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 500। कैसे करना, देखो गुणा, 5 एकम 5 आ गया 5 और ये 2 जीरो इसके पीछे लगा दो, इतना आसान गुणा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना, इस रुपये को यहाँ इसको ऐसे लिखना है, देखो एक तो है 5 रुपये, फिर अनुपात का निशान लगाना है, अनुपात कितना पैसा, 50 पैसा, तो यहाँ 50 पैसा लिखना है, ठीक है। ये तो आपके 5 रुपये हो गया, फिर अनुपात का निशान, यहाँ 50 पैसा। अब मुझे इसको रुपए को पैसे में बदलना है, क्योंकि मुझे दोनों जगह पैसे चाहिए, या तो दोनों को रुपए में बदलो या दोनों को पैसे में बदलो। तो मैं दोनों को पैसे में बदल रहा हूँ। तो 5 को पैसे में बदलना है तो किससे गुणा, 100 से। तो 5 का 100 से गुणा करते ही ये कितना हो जाएगा, 500। तो इधर मेरे पास आ जाएगा 500 पैसे, ठीक है, पैसे। अनुपात यहाँ भी कितना हो गया, 50 पैसे। अब दोनों जगह पैसे हो गए मेरे पास, ठीक है। अब अनुपात का मतलब होता है भाग देना, बट्टा करना। भाग मतलब बट्टा, है ना। कुल मिला के क्या करना है, जो इधर है ये अनुपात है, इसको आप रफ कॉपी में बट्टा लिख दो, ये आपका बट्टा हो गया बट्टा। अब अनुपात के जो आगे है उसको ऊपर लिखो, अनुपात के नीचे है वो पीछे है जो, उसको नीचे लिखो, लिख दिया। अब भाग कैसे देना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब 50 में 5 का भाग दे दो, तो देखो 5 के पहाड़े में आता है 50, तो ये हो गया 5 एकम 5 और 5 दाया 50, यानी 10 बार हम इसमें भाग देंगे, 5 का भाग 10 बार जाएगा। तो ये हो गया 10/1। तो ये कितनी बार कटा, ये आपका कटा 10 बार, और ये कितनी बार कटा, 1 बार। तो इसका जो अनुपात आया वो कितना आया, 10:1, 10:1। अब हमने इसकी तुलना कर दी। तुलना क्या की कि ये जो 5 रुपया है वो इस 50 पैसे से 10 गुना अधिक है। कितना अधिक है, 10 गुना अधिक है। तो ये हमने तुलना की, इसी तुलना को हम अनुपात बोलते हैं। तो ये पहला ए प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम बी करते हैं। तो देखो बी क्या है, 15 केजी को हमें 210 ग्राम से तुलना करनी है, यानी अनुपात में बदलना है। तो एक तरफ मेरे पास ये जो बी है, बी में एक तरफ मेरे पास है 15 केजी, कितना है, 15 केजी अनुपात। दूसरी तरफ कितना है, 210 केजी, 210 ग्राम, ग्राम। तो मुझे दोनों को किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। अभी मैंने बताया। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इस 15 को मुझे 1000 से गुणा करना पड़ेगा अगर मुझे इसको ग्राम में बदलना है। मुझे क्या करना, केजी को ग्राम में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना, 1000 का गुणा करना। तो कितना केजी है, 15 केजी है। तो 15 को किससे गुणा करो, 1000 से गुणा करो। कैसे करना, 15 का पहाड़ा एक बार बोल लो, 15 एकम 15।
फिर कितने जीरो है पीछे, 3 जीरो इसके पीछे लगा दो, तो ये किस में बदल गया, अब ग्राम में बदल गया। तो इधर मेरे पास कितना आ गया, 15,000 ग्राम अनुपात, ये कितना हो गया 210 ग्राम। ठीक है, अब मुझे क्या करना, इन दोनों का भाग देना, यानी 15,000 में मुझे भाग देना है 210 का, तो एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे कट गया। अब मुझे कुल मिला के इस 1500 में 21 का भाग देना है। ठीक है, तो हम सीधा भाग दे देते हैं इसमें। तो अब कैसे भाग देना, इसको भी ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना। देखो क्या करना, यहाँ पर है 1500, यानी 15 मान लो, 15 है और नीचे 21 है। 15 3 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में 21 भी आता है। इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो हम दोनों को 3 के पहाड़े से ही काटेंगे। तो देखो यहाँ पर 5 त्रिया 15, 5 बार कटा और ये 2 जीरो इसके साथ है, और यहाँ 7 त्रिया 21 या 3 साते 21, 7 बार यहाँ नीचे कटा। अब दोनों में भाग नहीं जा रहा है, तो ऊपर तो कितना आया 500 आया, 500 ग्राम, और नीचे कितना आया 7 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ ग्राम को हटा सकते हो आप, तो यहाँ पर मुझे कुल मिला के कितना मिला 500 अनुपात 7, 500 अनुपात 7। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो ये 500 अधिक है और ये इससे 7 अधिक है। बात समझ में आई, कुल मिला के ये 7 गुना है, तो ये कितना गुना है 500 गुना है। ये ग्राम का 7 गुना है, तो ये ग्राम का कितना गुना है 500 गुना है। ये दोनों का अनुपात हो जाएगा। कॉपी में आप नोट करते रहो, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने 7वीं कक्षा के चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 7 तक कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर सारी वीडियो देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। अब मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटी वीडियो डाली है, उसको देखो कि प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, है ना। वो वीडियो देखने पर आपको पता चल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो अब देखो, अब है सी 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो एक तरफ मेरे पास क्या है 9 मीटर है, इधर मैं अनुपात का निशान लगा देता हूँ। दूसरी तरफ है 27 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मुझे इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो मुझे इस 9 का किससे गुणा कराना है 100 से, तो 9 गुणा 100 कितना हो जाएगा 900, और ये किस में बदल जाएगा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये मेरे पास 9 मीटर का 900 सेंटीमीटर हो गया, और इधर मेरे पास कितना है 27 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर हटा दो क्योंकि दोनों सेम हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक तरफ मेरे पास ऊपर 900 है और नीचे कितना है 27। इन दोनों में देखो, इन दोनों में 9 का पहाड़ा है, दोनों में 9 का पहाड़ा है। ये आपके 9 एकम 9, और ये दो जीरो यहाँ लगा दो, और यहाँ 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27। अब 100/3 में किसी का भाग नहीं जाता, तो ये ऊपर हो गया 100 अनुपात नीचे हो गया 3, यानी ये जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर का 100 गुना है और ये सेंटीमीटर का 3 गुना है। बात समझ में आई। तो ऐसे हमें अनुपात में बदलना आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की कक्षाओं में गणित को आराम से समझ पाएंगे। डी है 30 दिनों का 36 घंटों से। तो अभी मैंने बताया था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर है 30 दिन, फिर अनुपात इधर कितना है 36 घंटे। ठीक है, तो मुझे दिन को घंटे में बदलना है। कैसे बदलूंगा, 24 का गुणा करके। तो मुझे 30 को किससे गुणा करना है, 24 से गुणा करना है। तो 30 का 24 से गुणा कर देता हूँ मैं, आप भी अपनी कॉपी में कर लेना। 0 4 त्रिया 12, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हुआ 720 घंटे। तो 30 दिन में कितने घंटे हुए 720 घंटे। फिर अनुपात 36 घंटे, दोनों घंटे बदल गए। तो अब क्या करना, इन दोनों को हटा दो, तो मेरे पास फाइनली कितना आया 720, ऊपर हो जाएगा 720 बट्टा नीचे कितना हो गया 36। अब इन दोनों में देखो 3 का पहाड़ा भी है ना, 3 का पहाड़ा भी है। कैसे पता करा 3 का पहाड़ा दोनों में, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है और नीचे भी जोड़ने पर 9 हो रहा है। तो 3 की भाज्यता का नियम मैंने बता दिया है ना। तो यहाँ पर दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो हम दोनों में 3 का भाग दे देते हैं। दोनों में 9 का पहाड़ा भी है, 9 का पहाड़ा भी है ना। तो हम ऐसा करते हैं 9 का भाग दे देते हैं दोनों में। तो देखो 9 8 72, ऊपर कितना गया, ये 8 बार कटा और ये 0 का 0 आ गया। फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, कितनी बार गया 4 बार। अभी भी दोनों में देखो 4 का पहाड़ा है, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 0।
और नीचे 4 एकम 4, तो कितनी बार कटा? 20/1 बार कटा। काटने का कोई भी तरीका हो, उत्तर हमारा सही आना चाहिए। उत्तर कितना आया यहाँ पर? 20, ठीक है। और नीचे कितना आया? अनुपात में 1, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 20:1, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। यानी 6 है तो 3, 12 है तो 6, है ना। तो 6 विद्यार्थी है तो उसके लिए 3 कंप्यूटर होने जरूरी है। तो अब हमें ये बताना है, ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो देखो इसमें भी तुलना हो रही है, ठीक है। एक तरफ मेरे पास विद्यार्थी है, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? कंप्यूटर है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने विद्यार्थी? 6 विद्यार्थी है। कितने कंप्यूटर चाहिए 6 विद्यार्थियों के लिए? 3 कंप्यूटर चाहिए। तो अब मेरे पास ये 24 क्या है? 24 विद्यार्थी है, यानी ये इसके नीचे आएगा 24। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, हमें उसका उत्तर देना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको इसका उत्तर देना भी आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर रफ काम किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ऐसे प्रश्न आए तो आपको किस तरीके से प्रश्न को करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो बराबर का निशान होता है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बराबर का मतलब होता है तुलना करना, तुलना करना, ठीक है। अब हमेशा जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, जो हमें ज्ञात करना होता है वो हमेशा इस बराबर के इस साइड में, है ना, यानी राइट हैंड साइड में लिखना होता है, जिसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और जो मेरे पास पहले से ज्ञात है उसे हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहिए। हिंदी में अगर कहें तो दाएं पक्ष में जिसको ज्ञात करना है उसको लिखना चाहिए, और बाएं पक्ष में जो हमारे पास पहले से है उसको लिखना चाहिए। ऐसे प्रश्न आने पर कैसे हम उसको करें वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी, दोनों तरफ मुझे विद्यार्थी ज्ञात है, तो मेरे पास ये कैसी राशि हो गई? दोनों ज्ञात हो गई। और यहाँ पर मुझे क्या बताना है? एक तरफ मुझे कंप्यूटर बताना है, इसका मतलब ये अज्ञात हो गई, ठीक है। मुझे इसको ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको किस साइड में लिखना? राइट साइड में लिखना। अब कैसे लिखना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है उसी को लिखना है। 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर? 3 कंप्यूटर होने चाहिए। तो ये प्रश्न चूंकि और इसलिए निशान लगा कर करते हैं, ये चूंकि का निशान है, चूंकि, ठीक है, चूंकि 6 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थियों के लिए, 6 विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर बराबर कितने? 6। ये निशान आ गया बराबर का। बराबर कितने कंप्यूटर? 6 कंप्यूटर। ये 6 कंप्यूटर होने चाहिए, इसलिए, अब इसलिए का निशान, ठीक है। इसलिए कितने कंप्यूटर है भैया? कितने विद्यार्थी है? विद्यार्थी के नीचे विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 24 विद्यार्थी। तो 24 विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर। अब हमें उत्तर बताना है इसका, तो आप ध्यान से देखना इसको। तो हमने इसको क्या करा? राइट साइड में लिख दिया, ठीक है। किसको लिख दिया? 6 को लिख दिया। अब मुझे 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए वो यहाँ उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर कैसे आएगा बता दो, देखो ध्यान से देखना। बराबर के इधर कितना है? 6, तो इस 6 को बराबर के इधर लिखना वापस, ठीक है। बट्टा में, यहाँ बट्टा का निशान लिखना। बट्टा में जो लेफ्ट साइड में कितना था? 6, तो उसको यहाँ, 1 मिनट रुको, 3 कंप्यूटर है। कितने कंप्यूटर है? 3 कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये 3 आ गया। फिर बट्टा जो इधर है लेफ्ट साइड में उसको बट्टे में नीचे लिखना, तो यहाँ पर कितना आ गया? 6। और जो नीचे है 24 उसको यहाँ गुणे में लिखना, 24। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलो वापस समझो। यहाँ पर क्या थे? विद्यार्थी थे। इधर क्या था? कंप्यूटर था, ठीक है। विद्यार्थी कितने? कि भाई 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर है, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होंगे, ठीक है। तो ये जो 3 है वो आपको ऊपर लिखना है, फिर इधर ये जो 6 है वो बट्टे में नीचे लिखना है, और ये जो नीचे 24 है उसको गुणे में 24 लिखना है।
अब जब इसको हम हल करेंगे तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी वो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, देखो यहाँ दोनों में नीचे 3 का पहाड़ा है तो इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2 इंटू 24। ठीक है, अब 24 का 1 से गुणा करा दो आप, तो 24 एकम 24/2। अब 24 में क्या करो, 2 का भाग लगा दो, तो 2 एकम 2, बचा 0, उतारा 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, उत्तर कितना आया 12। ठीक है, उत्तर कितना आया 12। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे हल करते हैं ऐसे प्रश्न आए तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपके दैनिक जीवन में खूब सारे आएंगे। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 12 कंप्यूटर होने चाहिए। प्रश्न संख्या 3 भी प्रश्न संख्या 2 के जैसा ही है। अब इसमें क्या करना है, पहले प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न क्या है, राजस्थान की जनसंख्या बराबर 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर, ये घात 2 का मतलब वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ज्ञात क्या करना है, इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न ये कहता है कि जैसे मान लो ये मेरे पास राजस्थान है, इस राजस्थान में कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, कितने महिला पुरुष और बच्चे हैं, 570 लाख जनसंख्या है। ठीक है, और इसका जो ये एरिया है, ये एरिया, वो एरिया कितना है, 1660 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी माफ़ करना, ये आपके है राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जगह तो कितनी हो गई, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, और लोग कितने हैं, 570 लोग हैं। ठीक है, तो इसके जैसे ही प्रश्न है, हमें क्या करना है, इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति है वो बताना है। तो ज्ञात क्या करना है, देखो एक तरफ तो मेरे पास क्या है, जनसंख्या है, एक तरफ मेरे पास क्या है, जनसंख्या, और दूसरी तरफ इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो एक तरफ मेरे पास जनसंख्या कितनी है, 570 लाख है राजस्थान की, और क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, ये किलोमीटर यानी ये क्षेत्रफल जो है वो मुझे ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है, प्रति व्यक्ति पर ज्ञात करना। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के लिए कितनी जमीन चाहिए वो मुझे बताना है, प्रति व्यक्ति के लिए कितना भाग है वो मुझे बताना है। तो प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के लिए, तो एक व्यक्ति के लिए कितना क्षेत्रफल आएगा वो मुझे ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई, उसी के जैसा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, हमें दोनों राज्य का बताना है, तो पहले राजस्थान का बताएंगे। तो राजस्थान 570 लाख, ये क्या है, जनसंख्या के लिए क्षेत्रफल कितना है, 3 वर्ग किलोमीटर के लिए क्षेत्रफल बराबर 3 लाख वर्ग किलोमीटर की घात 2। ठीक है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हमें कितना बताना है, 1 का बताना है। तो ये हो गया चूंकि, फिर इसलिए एक व्यक्ति के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या करना, देखो थोड़ा उल्टा हो गया है ना, मुझे क्या ज्ञात करना था, कितने व्यक्ति, यानी मुझे जनसंख्या ज्ञात करनी थी। इसका मतलब क्षेत्रफल इधर आएगा और जनसंख्या इधर आएगी, है ना। तो क्षेत्रफल कितना, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या कितनी, 570 लाख। बात समझ में आई। इसका मतलब यहाँ पर राजस्थान, इसको वापस कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो चूंकि कितना क्षेत्रफल है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की
जनसंख्या कितनी है? 570 लाख। ठीक है, ये जनसंख्या है। तो मुझे इसलिए कितने व्यक्ति की चाहिए? एक व्यक्ति की चाहिए। ठीक है, सॉरी, एक व्यक्ति की नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति मतलब एक। ठीक है, तो 1 किलोमीटर घात 2 प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो 1 किलोमीटर घात 2 पर जनसंख्या बराबर क्या करना? 570 ऊपर बट्टा 3 नीचे और गुणा कितना? 1 का गुणा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ 1 का गुणा तो किसी से भी करो वही संख्या आती है, तो यहाँ 1 का तो कोई मतलब है नहीं। तो कुल मिला के हमें 570 में किसका भाग देना है? 3 का भाग देना है। तो 3 एकम 3, पीछे बचा 2, उतारा 7, तो यहाँ पर हो गया 3 नम 27। ठीक है, तो बचा 0, तो 0 यहाँ उतार दो, कितना आ गया? 190। तो भाग देने पर कितना आया? 190। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल जनसंख्या कितनी है? 190 व्यक्ति है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए है? ये तो अभी राजस्थान के लिए आया है। अब हम याद करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, तो यही काम अब हमें यूपी के लिए करना है। ठीक है, तो यूपी के लिए कैसे करना है? तो यहाँ ध्यान से देखना, चूंकि कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर है ये उत्तर प्रदेश? 2 लाख वर्ग किलोमीटर पर। कितनी जनसंख्या है? 1660। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख वर्ग किलोमीटर, या तो ये हिंदी में ऐसे लिखो या गणित में ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर की घात 2 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 1660 लाख। ठीक है, इसलिए हमें कितना चाहिए? 1 वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या चाहिए। ठीक है, 1 किलोमीटर पर जनसंख्या चाहिए। तो क्या करना? 1660 ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद बट्टा 2 नीचे और 1 का गुणा। तो अब 1660 में 2 का भाग देंगे, तो मैं भाग सीधा दे रहा हूँ। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 0 का 0। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति है? 830 व्यक्ति है। 830 व्यक्ति है। तो यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 190 व्यक्ति है, जबकि यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति है? 830 व्यक्ति, यानी यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा आसानी से हम दे देंगे। क्या हुआ? किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? तो सीधा दिख रहा है कि राजस्थान कम घना है, उत्तर प्रदेश ज़्यादा घना है ना। तो यहाँ हम बी का सीधा उत्तर लिख देते हैं कि राजस्थान राज्य की संख्या कम घनी है। ये किसको देख के किया? ये जो हमने प्रति व्यक्ति उत्तर निकाला ना, प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या, उसको देखकर हमने किया। कम घनी, ज़्यादा घनी कौन है? उत्तर प्रदेश। कम घना कौन है? राजस्थान। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।